यूथ अचीवर्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज के शुमारे में जो हमारे साथ शख्स मौजूद है, इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी कुव्वत से न सिर्फ अपनी बल्कि कौम की इज्जत में इजाफा किया है। ये एक पहले कश्मीरी बॉय है जिन्होंने रिसेंटली इंडिया के लिए पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं फरदीन हुसैन से। फरदीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू मैम। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में काफी एथलीट आते हैं, लेकिन यू आर द फर्स्ट वन हु हैज वॉन फॉर इंडिया। तो सबसे पहले हम आपके बारे में आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि मतलब आपका एक मीडियम है। मैं पिछले बहुत सारे टाइम से देख रहा हूँ कि आप एक हम यूथ को कवर कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। वी आर सो वेलकम फॉर दैट। तो आप मुझे बताइए कि आपका एक इंट्रोडक्शन पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने ये जर्नी कैसे क्या स्टार्ट की। उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम फरदीन हुसैन है। मैं मुनवराबाद श्रीनगर से हूँ। तो अभी मैं एकेडमिक्स में ही हूँ अभी मैं। तो अभी मेरा बीबीए ऑनर चल रहा है केयू से ही, और साथ में मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ पिछले ओके, 6 सालों से। आप खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरदीन साहब, आप से आपकी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि सब देखते हैं व्हेन यू आर ऑन द टॉप, सब उस अचीवमेंट को देखते हैं, लेकिन उसका बॉटम क्या होता है, स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होता है, वो कोई नहीं देखता, वो कोई नहीं जानता। तो आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे आज। जर्नी मेरी रही है कि मैं पहले बहुत वीक हुआ करता था। ठीक है, मेरा बॉडी वेट ऑलमोस्ट 45 केजी का था। ओके। तो मैं फुटबॉल में था। मैं पहले फुटबॉल खेलता था, तो फुटबॉल में मैंने स्टेट लेवल तक खेला है। ट्रांसपोर्ट को मैं खेलता था, यहाँ पे जे&के ट्रांसपोर्ट एक होता है, तो उसमें मैं खेलता था। ये कितने टाइम पहले की बात है? तो 2017 की बात है ये। ओके। उसके बाद 2017 में क्या हुआ कि मुझे इंजरी हो गई फुटबॉल खेलते खेलते, मेरी बाजू में सर्जरी आ गई। ओके। तो उसके बाद मैंने रिकवर किया उससे। तो फिर मैं जिम गया था बेसिकली इस चीज़ के लिए, ताकि मैं फुटबॉल में थोड़ा सा हो जाऊँ स्ट्रॉन्ग, अगर मैं गिरूँ विरूँ तो इंजरी ना आए। फिर मतलब इतना जिम घुस गया, फिर मैं इसी की ओर चला गया। ओके, सो वहां से आपकी ये जर्नी जर्नी स्टार्ट हो स्टार्ट हो गई। गई। तो फरदीन साहब, वहां पे बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिसमें आप जा सकते थे। व्हाई हम्म। डिड यू चूज ओनली पावर लिफ्टिंग? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना मर्दाना मैस्कुलिन स्पोर्ट्स, मुझे लगता है कि पावर लिफ्टिंग है ओके। आज की डेट में, बाकी से फुटबॉल वगैरह से। क्योंकि इसमें एक काम होता है, चीज़ काम आती है, उसको कहते हैं एड्रेनलिन। तो ठीक। वो एड्रेनलिन रश में मज़ा आता है। तो आपको लगता है वो चस्का आपको इस चीज में ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स में? हाँ, ये स्पोर्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा एड्रेनलिन देती है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्पोर्ट्स। तो सेटिस्फेक्शन मिलती है जी। आपको। तो फरदीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कहते हैं कि व्हेन अ गर्ल एंटर्स इन द स्पोर्ट्स, हुँ। उनको ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, स्ट्रगल्स उनको ज्यादा होते हैं। इज इट सो कि आपको लगता है कि नहीं, बॉयज टू हैव टू फेस द सेम चैलेंज? मुझे तो लगता है चैलेंज सेम ही है। इवन दो कि बॉयज़ पे थोड़े से ज़्यादा चैलेंज होते हैं एज़ कम जो मैं जितनी मेरी थिंकिंग है, क्योंकि हम पे थोड़ा-सा लोड होता है फैमिली का। ओके। एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत हाई होती है फैमिली वालों को। फिर जब हम करते हैं ना आउट ऑफ द थोड़ा-सा, वो कहते हैं ना वो, बी जाके। हाँ, थोड़ा आउट हम जाते हैं, वो रेंज जो सोसाइटी का एक प्लेसिबो बना होता है। तो ठीक। जब हम वो ब्रेक करने जाते हैं, तो बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है एज़ अ लड़का। तो फिर जब सक्सेस होती है उसमें, तो तब तो सब आते हैं, वो एग्जैक्टली। पता ही है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारा कुछ सुनना पड़ता है। तो क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में मैंने फेस किया, वो है फाइनेंशियल चैलेंज। क्यों, छोटे थे वहाँ से शौक था इसका बॉडी बिल्डिंग का। ऊपर से बॉडी बिल्डिंग ऐसा एक बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट है, इसमें पैसा चला जाता है। ओके। कुछ भी होगा इसमें पैसा लगता है। ये वो स्पोर्ट नहीं है कि फुटबॉल की तरह फुटबॉल एक शूज ले लिया। कुछ ऐसे भी स्टार्स उठते हैं फुटबॉल के, जिनके पास शूज भी नहीं था, लेकिन वो एक बहुत ऊपर लेवल तक पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन जो पावर लिफ्टिंग गेम है, बॉडी बिल्डिंग गेम है, इसमें पैसा चला जाएगा, इसमें नहीं चलती है। इसमें आपकी होनी चाहिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, तो उसमें पैसा खर्च होता है। प्रॉपर जिम होना चाहिए, इक्विपमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। शूज के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। मैंने भी बहुत टाइम किया इक्विपमेंट्स के बगैर, लेकिन जितनी जितनी लेवल अप हुई, स्टेट तक चलेगा, उसके बाद यू हैव टू इन्वेस्ट। ओके, सो आपने अभी तक किस चीज में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है? मुझे लगता है अभी तक मैंने सबसे ज़्यादा एक तो अपनी डाइट पे किया इन्वेस्ट, ओके। और दूसरी चीज़ इक्विपमेंट्स में मैंने इन्वेस्ट किया। जितने भी पावर लिफ्टिंग के बैलेट्स वगैरह आते हैं, तो उन सब चीज़ में, शूज़ डाइट और वगैरह में। न्यूट्रिशन में क्या कुछ प्रोसेस रहता है इसका? प्रोसेस में रहता है, ये डिपेंड होता है बॉडी वेट पे। ओके। जैसे कोई बंदा है 70 केजी का है, उसको किस कैटेगरी में खेलना है, क्या लिफ्ट्स करनी है, तो उसका उस तरीके से डाइट हो जाएगा प्लान। ठीक। या उसका बैकग्राउंड कैसा है, हिस्ट्री मत उसकी हेल्थ की, कुछ ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो आपने अभी कहा कि आपकी इंजरी हुई थी आपके आर्म में। वो मुझे उस टाइम पे हो गई थी इंजरी जब मैं पावर लिफ्टिंग के फील्ड में नहीं था। ओके। तो लास्ट ईयर मैं सिलेक्ट हो गया था इंटरनेशनल्स के लिए। मैंने नेशनल क्वालीफाई किया था लास्ट ईयर। तो उस टाइम पे मेरी ट्रक चढ़ गई
पूरी टांग के ऊपर से। मैं ऑलमोस्ट 4 सर्जरी से गुजरा हूँ पिछले 1 साल में। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ ने बूस्ट ही मुझे उल्टा किया। तो वो चीज़ आपको कहीं न कहीं नेवर गिविंग अप वाला वो सेशन दे रही है। हाँ, वो दे दी और मुझे उस टाइम पे भी पता था, मतलब मुझे जब सर्जरी करने के लिए लिया तो मुझे एक सिचुएशन हुई थी, उसको कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो डॉक्टर बोल रहा था कि टांग कट जाएगी इसकी पूरी, और मुझे इवन लिया भी था थिएटर उसी चीज़ के लिए कि ताकि इसकी टांग काटे और ये बच जाए। लेकिन उस टाइम पे भी मैं प्रिपेयर था कि अगर मैं ऐसे टांग भी काटेगी ना, मैं हैंडीकैप्ड में खेलूंगा वर्ल्ड शो, लेकिन मैं खेलूंगा। सो आपको वो पैशन पहले वो से ही पहले था। से ही था। तो फरदीन साहब आपसे जानना चाहेंगे जो ये प्रोसेस होता है ना, मतलब इस गेम का, मतलब इस हम्म, पावर लिफ्टिंग का, इसका बाज़ाब्ता ट्रेनिंग भी होती है। तो हम्म। इस ट्रेनिंग का प्रोसेस जानना चाहेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब कैसे क्या रहता है, फॉर फुल डे शेड्यूल क्या रहता है? इसमें सबसे बड़ी चीज जो, ये एक लॉन्ग, एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। दिन इसमें बस एक माइक्रो, उसको कहते हैं माइक्रो साइकिल एक होता है, ठीक ओके। है। तो इसमें एक लंबा प्रोसेस चलता है, और इसमें सबसे बड़ी चीज है, इसमें गाइडेंस होनी चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस। जैसे सबको पता है कि मेरे कोच है इश्तियाक खान और आदिल सर। ओके। तो इन सब ने, और मेंटोर इसमें बहुत जरूरी है, और कोच होना इसमें बहुत ही जरूरी है, तभी जाके वो स्केड्यूल करेगा आपके सारे फिक्स, उसी तरीके से फिर ट्रेनिंग चलती है पाँच तो पाँच छह छह ट्रेनिंग महीने दिन की। में क्या-क्या हो जाता है, आप मतलब दिन में क्या तो प्रोसेस रहता है? मील्स वगैरह रहती है 5-6 कम से कम, और 2 घंटे की ट्रेनिंग रहती है। फिर जब कंपटीशन नजदीक आता है उस टाइम पे थोड़ी सी ट्रेनिंग फ्लक्चुएट होती है, 2 टाइम भी हो जाती है दिन की। ठीक डिपेंड है। है कि इवेंट कितना आगे कितना पीछे, पीकिंग कहाँ पे करनी है। तो जैसे कि अभी आपको अभी यूथ को सबको सब वो कहीं न कहीं वो हो जाता है कि वी हैव अ क्रेविंग फॉर फास्ट फूड्स और समथिंग। तो कहीं पे आपको ऐसा आपका वो लगता है कि नहीं, आई आई शुड गो, और वो मैं, लेकिन बीइंग एन एथलीट मैं वो नहीं खा सकता? ना, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि मतलब जीना ही छोड़ लो, वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। इवन दो कि जब कहीं पे होता है ना फास्ट फूड, वो हेल्प करता है एथलीट को मेंटली बूस्ट अप करने में। जैसे ओके। बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो लास्ट तक डाइट करते हैं, लेकिन कंपटीशन से पहले वो अच्छी खासी कार्ब लोडिंग करके जाते हैं, किसी को नहीं पता है। ठीक, मैंने ऐसे भी एथलीट्स देखे जो पिज्जा खा के स्टेज चढ़ते हैं। ठीक। तो वो चीज़ें उस टाइम पे करती है बेनिफिट ही। ये डिपेंड होता है कि किस टाइम पे क्या आप खा रहे हो। आपको लगता है बीइंग एन एथलीट इससे सब आपका मेंटली जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा ठीक रहा एज़ कंपेयर्ड टू हाँ, बीइंग अ बीइंग ए नॉर्मल पावर लिफ्टर पर्सन? वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब हमारा ऐसा कुछ सीन नहीं होता है, इवन दो कि हम कैटेगरी में ऊपर नीचे ना गए होंगे। जैसे मेरा बॉडी वेट ज्यादा था, तो कैटेगरी में नीचे आने के लिए मुझे बॉडी वेट डाउन करना था, तो मैं डाइट पे था। फिर जब बॉडी वेट हो गया मेरा, फिर तो मैं आराम से खाने आपने लगा पहले वापस से। कभी ऐसा सोचा था, मी बीइंग एन एथलीट और मैं गोल्ड मेडल जीतूँगा, ऐसा कुछ? इतना तो मैंने नहीं सोचा था, मैंने सोचा था लेकिन इतनी लेवल का नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं स्टेट जीतूंगा। लेकिन ओके। जब स्टेट मैंने जीता ना, फिर अचीव करके चीजें छोटी लगने लगती है। उसके बाद ख्याल आया मुझे नॉर्थ इंडिया का, फिर नॉर्थ इंडिया खेला। अच्छा, सो वांट फीलिंग उससे ज़्यादा फिर रहती है। हाँ। तो फ़तीह साहब आपसे जानना चाहेंगे, जब आप उस पोडियम में थे विद हैविंग अ गोल्ड मेडल इन योर हैंड, हम्म। तो कैसी वो फीलिंग है? क्या आपके दिमाग में उस टाइम वो चल रहा था? मतलब मैं बोलूँगा कि जिस टाइम पे वो गोल्ड मेडल मेरे हाथ में था, पूरा रिवाइज़ हो गया जितना भी स्ट्रगल था। ओके। 6 साल का, 7 साल का, एक्सीडेंट कैसे हुआ, रिकवर कैसे मैं हुआ, मैं कैसे वापस से चलना सीखा, कैसे मैंने वापस से बारबेल उठाई, तो वो सारा रिकैप हो गया पूरी तरीके से। तो सबसे ज़्यादा वो कर्सिंग मोमेंट कौन-सा था आपका उस वक़्त? वहाँ पे उस टाइम पे तो कोई कर्सिंग मूवमेंट नहीं थी, बस वो शुक्र था अल्लाह ताला की ओर कि जो भी हुआ अच्छे टाइम पे हुआ, सही टाइम पे हुआ। ओके। तो हर किसी की जर्नी का कोई ना कोई मेंटर होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है। अब बिगेस्ट सपोर्ट कौन रहा आपका इस पूरी जर्नी में? मेरे सबसे पहले तो अल्लाह ताला का सपोर्ट होना चाहिए, फिर वो ज़रिया बनाता है लोगों को। बिल्कुल। तो मेरे मेंटर है इश्तियाक खान, ठीक। वो रहे। जैसे शेख आदिल सर है, वो रहे। मेरी फैमिली रही। तो कैसे क्या रिस्पॉन्स रहा आपके फ्रेंड्स का, आपके फैमिलीज़ का, आपके जो सोसाइटी में इर्द-गिर्द जो आपके विसिनिटी में लोग थे, उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा उनका तो आपका? जितने भी अपने हैं ना जो चाहते हैं मुझ पे अच्छा हो, उनका तो बहुत अच्छा, उनकी पहले से मुझ पे नियत साफ थी, ओके। तो उनका रिस्पॉन्ड भी अच्छा रहा। अब बाकी भी है, इसमें नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि अगर 90 लोग पसंद करेंगे, 100 में से बिल्कुल, 10 तो हेट बिल्कुल। करेंगे ही करेंगे। नेम फेम के साथ ये आ तो ये जाता है। चलती रहती है सब चीज़ें। तो क्या क्रिटिसिज़्म आपने अभी तक फेस किया होगा? क्रिटिसिज्म मैंने यही फेस किया कि मतलब किसी को ये ना खुश नहीं होता है किसी की कामयाबी देख के। इवन दो कि मैं आपको अपना बोलूँगा कि जैसे मैं छोटा था ना, मैं देखता था यहाँ से एथलीट्स निकल रहे हैं, इंडिया लेवल के एथलीट्स निकल रहे हैं। तो मैं उनके लिए दुआ ही करता था। ओके। और हदीस शरीफ भी यही है कि अगर आप किसी की कामयाबी देख के उसको दुआ करोगे ना, जो फरिश्ते होते हैं आपके दाएँ-बाएँ, वो आपके लिए दुआ करेंगे। तो बिल्कुल। बस यही एक माइंडसेट था मेरा हमेशा से। तो तो मैं उनके एनी लिए दुआ करता, क्रिटिसिज़्म? फरिश्तों ने मेरे लिए दुआ की और मैं आगे बिल्कुल बढ़ है, गया। तो ये तो वापस आ ही जाता है, लेकिन एनी क्रिटिसिज़्म आपको अभी तक याद हो कि ऐसा कुछ आपके साथ मोमेंट रहा हो जिसमें आपने सोचा हो दैट आई शुड गिव अप, कोई ऐसा मोमेंट? ना, 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 इवन दो कि जितना भी मैं आज तक क्रिटिसाइज़ हुआ ना, मुझे उल्टा फ्यूल मिलता था इन सब चीज़ों का। मतलब मेरे हेटर्स को मैं भी पता था कि रुक जाएगा ये सब सुन के। ओके, व्हाट लेकिन वाज़ द बिगेस्ट क्रिटिसिज़्म यू फेस्ड?
in कि this ये support छोटा है, scheme? अभी कल का बच्चा है, ये क्या करेगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कुछ पावर लिफ्टर पिछले 40-40 सालों से पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? Okay. वो भैया से अंकल हो गए, लेकिन ना ही फेमस हो गया स्पोर्ट उनकी वजह से, ना ही उन लोगों ने इवन दो गेम पूरी खराब की। ठीक। कुछ तो कश्मीर छोड़ के ही चले गए फिर इसके पीछे, ठीक है? तो मतलब उन सब लोगों को डाइजेस्ट करना मुश्किल है ये चीज। उन्हीं अच्छा, के वे में मैं बोलूंगा सब कल का देखना आया चाहते लोंडा। हैं, सब देखना चाहते हैं आप ऊपर आ जाओ, लेकिन उनसे आगे नहीं आ जाओ। ये कश्मीर में आदत है मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों की। Okay. सही से बनाए कुछ आबाद गसों लेकिन ऐसे बोनी बोनी आ बिल्कुल। ये तो ये चीज आपको लगता है कि आपको लगता है इस चीज से कभी ना कभी आपको हिंड्रेंस मिली आपके सपोर्ट्स में? मुझे हमेशा फ्यूल ही मिला है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी को जवाब नहीं दिया। मुझे कंट्रोवर्सीज में, जैसे मैं आईजी यूज करता हूँ, कंट्रोवर्सीज में खींचने की बहुत कोशिश करते हैं, ओके। तो मैं कभी किसी को जवाब नहीं देता हूँ। बस मैं उनको दिखाता हूँ, कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, बस मैं बिल्कुल। एक्शन दिखाता हूँ, दैट्स इट। तो पर्सनली आपका ये गोल्ड मेडल जीतना फॉर इंडिया जी। कैसा रहा आपके लिए ये ऑन योर पर्सनल बेस? आज तक का सबसे बेस्ट ये था एक्सपीरियंस था मेरा, कि अपनी कंट्री को, अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करना। और मैंने एक चीज की, जब आप इंडिया की जर्सी पहनते हो ना, तो मुझे लगता है कि पूरा इंडिया सपोर्ट करता है उस टाइम पे। ओके। कश्मीर में भी और कश्मीर के बाहर मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, बहुत ज्यादा। इवन दो कि मतलब एयरपोर्ट पे नारे लग गई वहां पे इंडिया की, जब मैं बैंकॉक में लैंड किया मैंने, तो ओके। मतलब बहुत जबरदस्त, जैसे हाउ हमारा वाज द फीलिंग? फीलिंग जबरदस्त थी, और मतलब सपोर्ट सिस्टम नेक्स्ट लेवल था। ओके। मैं बोल रहा हूँ कश्मीर के बाहर की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे प्लेन में हम गए तो बिजनेस क्लास में बिठा दिया, सबने आके पायलट्स तक ने फोटोज खींची है। और ठीक। यहाँ से ही जब हम गए थे, वहां से आने की बात ही नहीं सो है। बूस्ट अप आपके कॉन्फिडेंस में हो गया होगा। हाँ, तो आपको क्या लगता है जो कश्मीरी है ये उतना क्यों नहीं सपोर्ट कर पाता? इज इट थोड़ा सोसाइटी के बेस पे, सोच समझ के बेस पे, किस बेस पे इंडिया इस चीज को ज्यादा सपोर्ट नहीं मुझे करता? लगता है सबसे बड़ा जो है ना इसमें मतलब रीजन वो है एक्सपोजर का। हमारे पास एक्सपोजर नहीं है उतना। ओके। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ से कभी लड़का कोई दिल्ली भी जाएगा ना, उसको लगता है मैं दुबई में हूँ, वो भूल जाता है सारे एथिक्स वगैरह। मुझे लगता है वो सबसे मेन रीजन है, हमें एक्सपोजर की कमी है, और हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी है। लोगों को पता है कि बस मतलब पढ़ाई है एक चीज, मैं बोलता हूँ पढ़ाई से बेटर कुछ चीज नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है तो तभी मैं जाके आपसे बात कर रहा हूँ, कभी मैं फॉरेन कंट्रीज में जाके खेल रहा हूँ, वहाँ पे इंटरव्यूज दे रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मैंने लिया है एजुकेशन अच्छे लेवल का। तो एजुकेशन जरूरी है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स भी साथ होना चाहिए। स्पोर्ट्स में भी बहुत कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है आपकी जो ये विक्ट्री है दैट यू वांट फॉर इंडिया, तो ये कैसे इंस्पायर करेगी बाकी एथलीट्स को फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम आउटसाइड कश्मीर? मुझे लगता है कि मैंने एक रास्ता खोल दिया। मैं जेएंडके की पर्टिकुलर बात करूंगा। यहाँ के एथलीट्स फंसे हुए हैं, जैसे आपको भी पता होगा, यहाँ पे एथलीट्स एलडी में पैदा होते, फिर एलडी के पार खेलते टाइगर हॉल में मरने के दम तक। ओके। तो वो टाइगर हॉल वाला पसीबो वो मैंने एक तोड़ दिया। तो इनके लिए अब रास्ता है। मैं सबको बोलता हूँ कि जो सीनियर हो मुझसे, जूनियर हो मुझसे, विजन एक बड़ा रखो। पिछले मैं कुछ यहाँ पे एथलीट देख रहा हूँ, पिछले 10-10 12-12 सालों से एक ही कंपटीशन वो खेल रहे, डिस्ट्रिक्ट 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 स्टेट। मेरा एक मेंटोर था, जैसे मैंने बोला, उनने मुझे विजन बोला कि डिस्ट्रिक्ट खेलना है, स्टेट खेलना है, नॉर्थ इंडिया खेलना है, इंडिया खेलना है, फिर इंटरनेशनल खेलना है। आपको मैं बताती चलूं कि अभी जो भी यूथ है, यंग जनरेशन है, वो पढ़ते हैं या किसी प्रोफेशन डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, एट एंड दे वांट जॉब, सो डू यू अर्न फ्रॉम इट? जी अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट हाउ मच यू अर्न मंथली फ्रॉम इट? मंथली डिपेंड करता है, मतलब कैसा काम कैसा होगा या क्लाइंट्स कैसे होंगे ऑन उस एन चीज पे। एवरेज बेस पे स्पोर्ट्स पर्सन कितना कमा सकता है इससे? मतलब इतना मैं बोलूंगा कि एक गेस्टेड ऑफिसर से ज्यादा ही होगा। ओके। आराम से, अच्छी लेवल का जो ऑफिसर होगा ठीक। उससे ज्यादा ही होगा। मतलब अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकता है ऑन दिस गेम? आराम से वो इज इट सब। पावर लिफ्टिंग गेम ही सिर्फ ऐसा है कि कोई भी सपोर्ट्स? कोई, मुझे लगता है मैं पावर लिफ्टिंग में पर्टिकुलर इसकी बात बोलूंगा कि पावर लिफ्टिंग में हो सकता है, लेकिन उस तरीके का होना चाहिए कैलिबर पहले, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में हमेशा रिस्क होती है, या तो इंसान ऊपर चढ़ेगा वरना पूरा डूब जाएगा। ओके। इसमें रिस्क होती है, इसलिए एजुकेशन भी जरूरी है, एजुकेशन साथ रखो। तो सिंस फरदीन हुसैन, आप मुझे बताइए कि आप एक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीत चुके हैं। अगर आप इस चीज में नहीं जाते, कौन सा सपोर्ट आप प्रेफर करते हैं? फुटबॉल ऑब्वियसली, क्योंकि वाई मैं फुटबॉल? फुटबॉल में ही था, वो भी मुझे गेम पसंद थी बहुत। ठीक। लेकिन मुझे नहीं लगा उसका प्लेटफॉर्म यहाँ पे उस लेवल का है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई इंटरनेशनल लेवल का निकला ही नहीं है एथलीट। डू यू थिंक अदर सपोर्ट्स उनको ज्यादा उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है? अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट है यहाँ के, वो सही गाइडेंस देते हैं हर एक लड़की, वो चाहते हैं कि लड़का आगे बढ़े, ठीक। वो चाहते हैं वो चीज हो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आप मुझे बताइए, आप अपने आप को इस फ्यूचर में, अब इसमें इस स्पोर्ट्स में कहाँ देखते हैं? आपका फ्यूचर एम क्या है? मेरा फ्यूचर एम यही है, मतलब मैं चाहता हूँ कि पहले कुछ सपोर्ट मिले मुझे गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, कहीं गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि मैं कोटा में अभी हूँ। जैसे कि वो नोट्स वगैरह है सारे, जो वर्ल्ड चैंपियन, जो कंसिस्टेंसी नेशनल खेलेगा ना,
तो वो भी कोटा में आ जाता है। ठीक। ठीक है, अब जिसका गोल्ड मेडल होगा वो तो उसकी तो जॉब डेफिनेटली नेशनल की बात मैं करूँ। अब जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा ना, वो भी कोटा में आता है। अब जो मेडल निकालेगा वो भी गोल्ड, वो तो नेक्स्ट लेवल, वो इतना चेरी ऑन द केक है। बिल्कुल। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया पे अभी क्वालिफायर नहीं होता है कोई भी ओलंपिया का। मिस्टर ओलंपिया एक होता है कंपटीशन, So you उसमें are बॉडी thinking बिल्डिंग भी to होती go है। there. उसमें एक ही क्वालिफायर होगा, वो होगा 2025 का मॉस्को क्वालिफायर। एक बिल्कुल। जो उसमें जीतेगा वो ओलंपिया तक क्वालिफाई करेगा। और मुझे नहीं लगता इंडिया का कोई भी आज तक चढ़ा है ओलंपिया, कोई भी नहीं। So that's your next aim वो कि मेरा आप वहां नेक्स्ट तक एम है। पहुंचना चाहते हैं। मॉस्को का क्वालिफायर खेलना है, उसके बाद ओलंपिया खेलना है। That's a very good aim, a big goal you have. जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमारे लोग हैं, वो जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि टॉप पे तो सब होते हैं। तो ये आप प्रोसेस जो है, कितने बजे आप लोगों को उठना पड़ता था, ट्रेनिंग सेशन कितने बजे होती थी, उसके बाद स्टार्टिंग जर्नी क्या रहती थी, कब तक शाम को आपको खेलना पड़ता था, उसके बारे में। फैमिली का सबसे बड़ा रोल रहा उसमें, मेरे फादर का, मदर का। ठीक है, क्योंकि जितनी भी मील्स वगैरह प्रेप करनी होती है वो मदर ही करती है। सुबह उठ के 7 बजे उठ के मेरे दिन की पूरी मील्स बनानी, वो मतलब उन्हीं ने अभी तक किया है। और सपोर्ट सिस्टम फादर का तो जरूरी है एक लड़के को, क्योंकि जब तक फादर है तभी तक ये ड्रीम्स है। ठीक। उनसे पूछो जिनके फादर नहीं होते, वो कुछ नहीं कर पाते उसके बाद। ऐसा कभी हुआ है आपके डैड के साइड से कि उन्होंने आपको ऐसा बोला कि नहीं, स्टॉप इट एंड डू समथिंग गुड? ना 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 ना, बेसिकली मेरे डैड का भी ड्रीम था कुछ अलग करना, हटके करना, लेकिन उसको अपनी फैमिली की तरफ से वैसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था। वो बहुत छोटी एज में निकले काम करने। ओके। तो उनका पहले से ही सपोर्ट रहा है कि अगर कुछ अलग कर रहे हो। Who else is in your family? Your father and mother और मेरी बस? छोटी सिस्टर है, वो छोटी है। उसका कैसा सपोर्ट है, उसका उसका भी कैसा तो सपोर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम रहा? रहा, वो भी खुश हो जाती है जब कभी कभी वो भी डाइट बना देती है। तो उसका भी कहीं ना कहीं वो अपने, जब वो फ्रेंड्स के साथ होगी, उसका भी अपना वो एक फेम होगा, नहीं मेरा हाँ, भाई है। उसको मतलब मेरे ही नाम से जानते हैं पूरे स्कूल में, उनका प्रिंसिपल, इवन सारे टीचर्स वगैरह। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। अपनी ही फैमिली में उनके नजरों के सामने कुछ अचीव करना, वो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये कि जो स्टार्टिंग क्या प्रोसेस रहती है, क्योंकि इस मुकाम पे पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। तो स्टार्टिंग जर्नी आपका डे रूटीन कैसे होता था? डे रूटीन मेरा ऐसा होता था, मैं उठ जाता था, तो उसके बाद मील्स होती थी कंटिन्यूअसली। कितने बजे? ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे मैं एक पहली मील लेता था। तो उसके बाद दूसरी मील ऐसी 2.5 घंटे की गैप में होती थी, 3-3 घंटे की गैप में होती थी। और ट्रेनिंग होती थी शाम को 2 ढाई घंटे की। और उसमें मैं दिन में जैसे हम सप्लीमेंट्स के साथ करते हैं तो वो सीन होता था। और कुछ क्लाइंट्स होते थे पीटी वगैरह के, ऑनलाइन ट्रेनिंग के, तो वो हैंडल हो जाते थे तो सारे। आपकी जो ये डाइट होती थी, मॉर्निंग में क्या डाइट ऐसा होता था जिसकी वजह से आपको इतनी नॉर्मल डाइट, मैं कोई फैंसी डाइट नहीं लेता हूँ। मैं सबको कहना चाहूंगा कि जब से भी मैंने अपना डाइट, मैं खुद एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो जब भी मैंने बनाया अपने लिए डाइट प्लान, या मेरे कोच ने डिजाइन करके बनाया है, तो मैंने हमेशा एक बजट फ्रेंडली डाइट प्लान रखा है। वो कभी भी मेरा वो फैंसी डाइट प्लान नहीं रहा है। बस बेसिक चीजों के साथ, यही एग्स होते थे, जैसे सीधे व्हीट की रोटी होती थी, तो बस इन्हीं सब चीजों के साथ चिकन होता था। आप थोड़ा एक डाइट चार्ट हमें बताइए, ताकि जो लोग है, जो यूथ है, एथलीट, जो पावर लिफ्टिंग में अपना एक पैशन जो अभी भी कैरी करना का चाहते हैं, तो उसके बारे में एक थोड़ा सा एक डाइट चार्ट आप बताइए। मैं आधी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कहते हैं आधी इन्फॉर्मेशन ज्यादा डेंजरस होती है। ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं होता कि हेल्थ इशू क्या है। मे बी किसी का टीजी लेवल अप हो, उसको मैं अंडे ऐड करवाऊंगा, उसका हेल्थ इशू खराब हो जाएगी। जब तक पूरे टेस्ट मत होती है, एक लिपिड प्रोफाइल होता है, एलएफटी केएफटी होता है, उसके बाद एक जो अच्छा ट्रेनर होगा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा सारे व्यूअर्स से, जो भी आपको डाइट चार्ट देखना ट्रेनर, वो ट्रेनर तभी कहलाएगा जब वो आपको पहले सारे टेस्ट कराएगा। जब उसको पता होगी क्या देना है। ऐसे जो चिपकाते हैं यहाँ पे, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे ट्रेनर्स, मतलब गूगल से किया कॉपी, चिपका दिया दूसरे को, या मेरे लिए डाइट प्लान बनाया, वहां से क्लाइंट हो रहा है, उसको भी चिपका दिया। तो उन चीजों से प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से ना जिम बदनाम हो रहा है। और कश्मीर में जिम बहुत टाइम से बदनाम है। पहली जब मैं जिम गया, मुझे बोला कि हाइट रुक जाएगी, इवन दो कि फिर मैं जिम गया, मेरी हाइट बढ़ गई। तो यहाँ पे बहुत सारे मिथ्स है। उसके लिए कुछ मिथ्स जो आपने अभी तक सुने? मुझे लगता है सबसे बड़ा मिथ है कि हाइट रुक जाएगी जिम करने से। सबने सुना है, बचपन में इसलिए जिम नहीं छोड़ते थे कि हाइट रुक जाएगी, हाइट रुक जाएगी। लेकिन ये सबसे गलत कंसेप्ट है कि हाइट रुकने का। इवन दो कि इसे हार्मोन्स थोड़े से बूस्ट अप हो जाते हैं, जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है मेल्स में या लड़कियों में भी, तो वो बढ़ जाता है, हार्मोन्स बूस्ट हो जाते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, तो डोपामिन रिलीज होता है। मुझे लगता है वो इवन तो हेल्प ही करता है हाइट बढ़ने में। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाइट ज्यादा ही बढ़ेगी, बस पोस्चर ठीक हो जाता है, जैसे स्पाइनल हो जाएगी ना ठीक, तो हाइट बढ़ेगी। That's very great. Although आपने अब अपना डाइट चार्ट नहीं बताया, you want to keep it like incomplete. That's completely fine.
तो हम आपसे जानना चाहेंगे एक मैसेज आपकी तरफ से जो यूथ को होगी, जो उन एथलीट्स को होगी जो अपना करियर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, जो अभी भी कुछ करना चाहते हैं बीइंग एन एथलीट मगर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मैसेज क्या रहेगी आपकी तरफ से? मैसेज बस मैं ये दूंगा कि एक अच्छा सा मेंटोर देख लो, जैसे मेरे मेंटोर है, उन्हीं के पास आ जाओ, ठीक नॉट है। एवरीवन इज दैट लकी। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज पता है एथलीट्स में क्या है, यहाँ ईमान ही लाते, यहाँ पे बोलते हैं हम ही है तो हम ही है, यहाँ गुरु किसी को नहीं मानेंगे। ओके। तो सबसे बड़ी चीज है एक गुरु रखो, जो गुरु लेकिन खुद भी एक मुकाम पे होगा, वो गुरु ने किसी को भी उठा के गुरु बना दिया। एक वैसा गुरु देखो जो खुद मुकाम में होगा, जिसके पास ऐसे सोर्सेस होंगे, ऐसा नेटवर्क एक होगा। आज की दुनिया नेटवर्किंग पे चलती है सारी, बिल्कुल। तो नेटवर्किंग आज के टाइम पे जरूरी है। जैसे मैं यहाँ से गया दिल्ली, तो वहां पता था कि कश्मीर का लड़का आ रहा है खेलने, इसको प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इसका मतलब है कि एक पाथ है। ओके। तो एक गुरु ढूंढो इस लेवल का, और ट्रेनिंग अपनी प्रॉपर रखो, और जितनी भी ABCD चीजें होती है इस पावर लिफ्टिंग में, अब्यूसिव चीजें, उनसे दूर रहो, ठीक है। ओके। इनको मैं बोलूंगा कि जितने भी वर्ल्ड लेवल के शो होते हैं वो डोप टेस्टिंग पे वो शो होते हैं। आपको ब्लड भी देना है, यूरिन भी देना है, तब जाके आप खेलोगे। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से आप बाहर जाओ खेलने और वहां पे आप डोपिंग में फेल हो जाओ, एक तो कंट्री का नाम डूब जाएगा और बिल्कुल। अपनी स्टेट का नाम डूब जाएगा, और सबसे बड़ी चीज अपनी मेहनत जितनी भी की है वो सारी जाया हो जाएगी। तो उन सब चीजों का ख्याल रखो, डू इट नेचुरल, डू इट इन अ हेल्दी वे। फिर फर्क ही क्या रहा है एक ड्रगी और एक एथलीट में, बस ओके। यही फर्क है कि सो व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर द यूथ? अगर इसमें गर्ल्स है उनके लिए भी क्या एक मैसेज रहेगी? ये तो एथलीट के लिए रहा, हाँ, तो नॉर्मल यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी? नॉर्मल यूथ के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने ड्रीम्स फॉलो करो। कभी कभी थोड़ा सा बड़ों का सुनना भी, मतलब अगर सुनेगा भी ना कभी कभी, नुकसानदेह हाँ। नहीं है। तो ये है कि वो ड्रग से दूर हो, क्योंकि अभी मैं सोसाइटी में देख रहा हूँ बहुत सारे ड्रग्स हो रहे हैं। इवन बिल्कुल। दो कि मेरा कॉलेज है, मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ डिफेम किसी चीज को करना, लेकिन है ये रियलिटी है, या सबको पता है अभी एग्जैक्टली। के टाइम पे। इससे पहले पंजाब था आगे, हम लोग ने पंजाब को भी पीछे छोड़ा है, हम पंजाब से कुछ % आगे ड्रग्स के मामले में, और उसमें गर्ल्स भी आज के टाइम पे इन्वॉल्व है और बॉयज इन्वॉल्व भी एज वेल। इन्वॉल्व है आज के टाइम बिल्कुल। पे। तो बस उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर नशा करना ही, अपने पैशन का नशा करो, और इन सब फजूल की चीजों से दूर रहो, अपने फैमिली के बारे में सोचो, क्योंकि अगर एक कोई नशा करता है ना, ड्रग करता है, वो पूरा मोहल्ला ही खराब हो जाता है उससे। इवन दो कि वो पूरी फैमिली, पूरा खानदान ही खराब हो जाता है। फिर ये बोलते हैं कि उस मोहल्ले में ऐसा रहता है, वो रहता है, तो अपनी सोसाइटी के बारे में सोचो। बस एक मैसेज में दोनों, ये लड़कियों के लिए भी मैसेज और लड़कों के लिए भी मैसेज है, क्योंकि आज के टाइम पे दोनों इन्वॉल्व है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, आप थैंक यू, हमारे लिए ये बहुत फख्र की बात है कि आप जिस इंसान ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। तो मिलते हैं आपसे एक और नए शुमारे में एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।